Hello everyone. Today we are going to start with chapter 6 life processes और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं दैट कैसे कैसे पर्टिकुलर जो चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब ये जो नोट्स हैं जिनके थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये आपको मेरी वेबसाइट जो कि है cbse.science करके www.cbse.science इस पे आप जाएंगे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, कुछ जो चैप्टर्स हैं उनके मैं अब पोस्ट करूँगा। सो वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर नोट्स में आपको एक तो नोट्स मिलते ही हैं, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें 2023 के अब जो रिसेंटली हुआ था वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और ये cbse.science के बारे में एक छोटा सा इंट्रो है कि मैंने ये जो सर्विस चलाई है वेब सर्विस वो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट है। इसमें मैं कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ नहीं डालने वाला हूँ, तो ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, सो यू कैन डाउनलोड इट। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सेट योर टारगेट। तो आपका टारगेट है आपको साइंस में 95%, 95 से ज़्यादा मार्क्स आने हैं आउट ऑफ 100। दैट मीन्स मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आपके थ्योरी में अगर आपके 20 या 19 आते हैं तो आपके सॉरी प्रैक्टिकल में अगर आपके 19 अगर आते हैं, 19-20, तो आपके थ्योरी में केवल हद से हद 2 या 3 मार्क्स ही कटने चाहिए, या हद से हद 4 मार्क्स कटने चाहिए बस, इससे ज़्यादा नहीं कटने चाहिए। ओके, 95 प्लस ही आने चाहिए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब हमें क्या समझना है सबसे पहले कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है वो होता क्या है। तो सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस की कि लाइफ प्रोसेस है क्या। ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, आपने रेस्पिरेशन के बारे में सुना ही होगा, है ना। डाइजेशन के बारे में आपने सुना है, सर्कुलेशन के बारे में आपने सुना है, एक्सक्रीशन के बारे में आपने सुना है। ये सब है क्या एक्चुअली में? दे कीप टुगेदर द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव यानी कि जिंदा रखते हैं और परफॉर्म करते हैं द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस। मतलब ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो बॉडी को मेंटेन करने के लिए काम आते हैं, और इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, इन सारे प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है अबाउट द लाइफ प्रोसेस। लेट्स नाउ गेट स्टार्टेड विद द टाइप्स। तो लाइफ प्रोसेस जो हमारे सिलेबस में है वो फर्स्ट है डाइजेशन, देन सेकेंड इज रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। इस सर्कुलेशन को आप ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हो, आप यहाँ पर चाहो तो ट्रांसपोर्टेशन लिख सकते हो, बात एक ही है। ओके, अच्छा, यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई टीचर एक फर्दर और ब्रांच निकाल सकता है यहाँ पर, रिप्रोडक्शन, है ना। यहाँ पर एक पर्स मतलब एक टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, ये एक रिप्रोडक्शन की ब्रांच दिखा सकते हैं टीचर, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब ये रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? देखो, साफ सीधी सी बात है, लाइफ प्रोसेस क्या है, उस पर्सन को अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ भी था। जस्ट सेकेंड, मैं रेड कलर चूज कर लेता हूँ इंक का। ओके, सो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव यानी कि जिंदा रखने के लिए काम आता है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन हटा दें, मतलब कोई ऐसा फ्लावर है या ऐसा कोई प्लांट है बेसिकली, उसने रिप्रोडक्शन नहीं करा, तो क्या वो मर जाएगा? अगर उसने रिप्रोडक्शन नहीं करा, रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट हो गया उसके लिए कि अगर उसने रिप्रोडक्शन नहीं करा कि वो मर जाएगा? ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंसान है और उसने अगर रिप्रोडक्शन नहीं करा, उसके कोई बच्चे नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, नहीं, मरता नहीं है। सो दैट इज वाई रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बट इट इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। तो ये लाइफ प्रोसेस में इसीलिए नहीं आता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस जो आता है डाइजेशन। इस डाइजेशन को भी अगर हम प्रॉपरली डिफाइन कर दें, यहाँ पे न्यूट्रिशन आना चाहिए। मेरे नोट्स में गलती है, आई एडमिट, यहाँ पे न्यूट्रिशन आना चाहिए, बट डाइजेशन कैन ऑल्सो वर्क। तो हम सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन होता क्या है? देखिए, न्यूट्रिशन जो है, और ये जो ग्लूकोज लिखा हुआ है ग्रीन कलर का, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, मतलब ऑलरेडी मेरे नोट्स में इंक्लूडेड है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ओके। तो अब पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या। सी द होल प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। मतलब ऑर्गेनिज्म ने फूड को ऑब्टेन करा। अब उसने कैसे ऑब्टेन करा? उसने खुद बनाया या फिर कहीं से ऑब्टेन करा, वो उसका मैटर है, बट द मेन थिंग इज कि उसने फूड को ऑब्टेन करा है। दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, सो उसने फूड को ऑब्टेन करा है, और उस फूड को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। कैसे ऑब्टेन करा वो बात अलग है। बाद में उस न्यूट्रिशन को हम डाइजेस्ट करते हैं, वो एक अलग प्रोसीजर है। बट राइट नाउ द ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेनिंग द फूड, उसने फूड को ले लिया, बना बनाया लिया, खुद बनाया, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब फूड में होता क्या है बेसिकली?
फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच प्रोवाइड एनर्जी, जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मान लो अगर हम वाटर ले रहे हैं, तो वाटर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं देगा, तो क्या करेगा? हमारी बॉडी के रिएक्शंस में हेल्प करेगा। जो हमारी बॉडी रिएक्शंस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं, उनको सपोर्ट करेगा। जैसे वाइटामिन, हॉर्मोन्स, ये सॉरी हार्मोन तो न्यूट्रिएंट में नहीं आता, वाइटामिन हो गए न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो ये पर्टिकुलर कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें न्यूट्रिशन नहीं देते, लेकिन न्यूट्रिशन में एनर्जी प्रोवाइड करने में, बॉडी की रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। तो या तो वो बॉडी में कोई एनर्जी प्रोवाइड करेगा, या फिर वो नरिशमेंट देगा किसी ना वन वे और दी अदर वे टू द बॉडी। ठीक है, तो वो होता है न्यूट्रिएंट्स। अब हमारे पास तीन मेन टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, हालांकि होते तो बहुत सारे हैं, बट हमें जो पढ़ने हैं वो मेन तीन तरीके के हैं। द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, नाम आपने सुना ही है, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब कार्बोहाइड्रेट को जनरली जो जिम वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो कार्ब्स बोल देते हैं। अब कार्ब्स आप बोल रहे हो, बात सही है, लेकिन एक्चुअली इट शुड बी कार्बोहाइड्रेट ओनली। कार्ब्स एक अलग डेफिनेशन हो गई, बट फॉर साइंस स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट इज द मेन फॉर्म। अभी कार्बोहाइड्रेट होता क्या है बेसिकली, है ना? तो हम कहते हैं कि शुगर, नहीं शुगर नहीं है। शुगर अगर होता तो हम सिंपली कह देते कि दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। नो, शुगर इज अ एग्जाम्पल। तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? सिंपल सी बात है, कार्बन की हाइड्रेटेड फॉर्म। देखो मैं आपको बताता हूं इसके थ्रू। कार्बन हमने लिया और हमने इस कार्बन में एक H2O ऐड कर दिया, मतलब वाटर ऐड कर दिया। तो कार्बन में वाटर ऐड हो गया तो उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म हो गई, है ना? तो मैंने लिख दिया इसको C.H2O। तो ये क्या है? कार्बन की एक ऐसी फॉर्म है जो कि हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड का मतलब हो गया इसमें पानी एडेड है, हाइड्रेटेड है। तो दिस एडिशनल वाटर, अब ये जो क्रिएट हुआ है, ये है कार्बोहाइड्रेट। अब मैं इसको मान लीजिए 6 टाइम्स रिपीट कर देता हूं इसी चीज को। कार्बन ए मतलब 6 कार्बन दिया, 6 कार्बन में मैंने पानी ऐड कर दिया, तो इट विल बी नाउ, अभी क्या बन जाएगा? C.H2O मैंने लिखा था, अब मैंने इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे 6 टाइम्स करा है मैंने। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C6H12O6। आपने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज तो नाम आपने पढ़ा ही। तो इसका मतलब ये है, एक कार्बन लिया और एक हाइड्रो मतलब वाटर का मॉलिक्यूल लिया, और उसको इस कॉम्बिनेशन को हम जितनी बार रिपीट करेंगे, एक कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर 5 रख दोगे तो आपको 5 के अकॉर्डिंग वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो ग्लूकोज नहीं होगा, उसका नाम कुछ और होगा। तो नाम चेंज हो सकता है, बट द बेसिक आइडिया रिमेन्स द सेम, कि वो कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, तो कार्बन की हाइड्रेटेड फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटीन। दरअसल प्रोटीन क्या होता है? एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। अगर आपको अमीनो एसिड नहीं पता तो बहुत सिंपल सी बात है, एक अमीनो एसिड नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसका अगर केमिकल स्ट्रक्चर आप जानना चाहते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसे कर पर्टिकुलरली इस तरीके से इसका जो है एक फॉर्म, एक मतलब स्ट्रक्चर होता है। ये आर क्या है? आर एक वेरिएबल ग्रुप है, मतलब वैरी कर सकता है। हो सकता है यहाँ पे आप कार्बन लगा दो, हो सकता है आप हाइड्रोजन लगा दो, लेकिन बाकी सब चीजें फिक्स रहेंगी। तो अगर ये स्ट्रक्चर है, दिस इज अमीनो एसिड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अमीनो एसिड लिया एक तरीके का, दूसरे तरीके का अमीनो एसिड लिया, तीसरे तरीके का अमीनो एसिड लिया। आप चाहो तो एक टाइप का भी ले सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आप चाहो तो 2 टाइप के से चेन बना लो, जिस तरीके से चाहो वैसे एक चेन बना लो। बस मेन थिंग इज आपको एक अमीनो एसिड की चेन बनानी है। ठीक है, द मेन थिंग इज आपको अमीनो एसिड की एक चेन क्रिएट करनी है। तो जितनी बड़ी आप चेन क्रिएट कर दोगे, इट विल मेक बेसिकली अ प्रोटीन। तो ये एक प्रोटीन बना देगा। तो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज बेसिकली प्रोटीन। ठीक है, तो जो हम प्रोटीन्स इनपुट लेते हैं वो और कुछ नहीं, अमीनो एसिड की एक लंबी चेन होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं फैट्स के बारे में। फैट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सब क्या चीज़ है? देखो, ग्लिसरॉल का जो मॉलिक्यूल है और फैटी एसिड, ये जो हमने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ले रखा है, ये है क्या चीज़? अब समझते हैं इसको। देखो, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल तो बहुत ही सिंपल होता है, कार्बन कार्बन कार्बन। 3 बार कार्बन लेना है और तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे जोड़ दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? तीनों में हमें क्या लगा देना है? ओ एच ओ एच ओ एच लगा देना है। ये ओ एच क्या होता है? अगर आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो सिंपल जान लो, कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा।
अब होता क्या है, इसके साथ हम एक फैटी एसिड जोड़ रहे हैं। ये तो मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का, किसका है, ग्लिसरॉल का, ठीक है। लेकिन फैटी एसिड क्या होता है, तो ये मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का है, फैटी एसिड क्या होता है समझते हैं। देखो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और इसको हटा देते हैं। ओके, फैटी एसिड का मतलब होता है सिंपली एक आपको कार्बन की एक चेन लेनी है, कार्बन की एक चेन लेनी है, मतलब आपने एक कार्बन लिया, आपने एक और कार्बन लिया, और इन सब कार्बन्स को आप जोड़ते चले गए, ठीक है। आप जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए। एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए, देखो यहाँ पे मैं आपको कम दिखा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मान लीजिए 16, 18, 19, 30, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। बट एट द लास्ट, लास्ट कार्बन पे, ये जो मतलब ये वाला जो लास्ट कार्बन है, यहाँ पे और भी होंगे, मैंने गिन के अभी तो कम बनाए हैं, लेकिन एक लंबी चेन आपको लेनी है। तो यहाँ पर आपको COH जोड़ देना है, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसी सीक्वेंस में आएंगे। तो अगर इस तरीके का कोई ग्रुप जुड़ता है जिसमें लिटरली 11, 12, 30, 34, 34 के आसपास इतने सारे कार्बन हैं, तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, फैटी एसिड बोल देते हैं। मतलब एक बहुत लंबी चेन ऑफ कार्बन की, और उसमें लास्ट में हम क्या लगा देंगे बाद में, COOH। OH नहीं लगाएंगे, C, डबल ऑक्सीजन एंड वन हाइड्रोजन, वो बन जाता है एक फैटी एसिड, ठीक है। तो ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या बन गया, एक फैट बन गया, फैट का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली फैट्स। अच्छा, तो अब जो हम जो फैट पढ़ते हैं ना कि ऑयल मत खाओ फैट बढ़ जाएगा, वो वही वाला फैट होता है, ठीक है, ये वही फैट है। ओके, नाउ लेट्स कम टू न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है देखो। सबसे पहले तो प्लांट्स का न्यूट्रिशन जो होता है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ का मतलब है दे कैन मेक देयर ओन फूड, खुद का खाना बनाते हैं। अगर उन्हें मान लो सन, हमें ऑलरेडी पता है कि सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और वहां से खाना बनाते हैं। अगर मान लो सनलाइट नहीं दी, अगर आपने सनलाइट उनको नहीं दी, तो वो अपना स्टोर्ड फूड को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक सनलाइट ही नहीं दी, तो वो मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको रेडीमेड खाना खाने की आदत नहीं है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट ये कहे कि भाई हम उनको तो ग्लूकोज सप्लाई कर रहे हैं, बात सही है आपकी, आप ग्लूकोज सप्लाई कर रहे हो, वो थोड़े टाइम तक जिंदा रह सकता है, ठीक है, तब तक जिंदा रहेगा जब तक आप ग्लूकोज देते रहोगे, वो जिंदा रहेगा, लेकिन वो एक फुल फंक्शनैलिटी पे मेंटेन नहीं रहेगा। जिंदा रह सकता है थोड़ा बहुत, मतलब मूर्छा तो जाएगा ही, लेकिन फुली अलाइव जिसको कहते हैं, एक होता है कि पूरी अच्छी तरीके से जिंदा है, और एक है जस्ट जिंदा है, वो वाला डिफरेंस आ जाएगा। और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा वो मर ही जाएगा, ठीक है। तो उसका एक नेचर है कि वो अपना खाना खुद ही बनाता है, तो उसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एनिमल्स की बात करें, कि हमारे पास ऐसा कोई जादू वाली शक्ति तो है नहीं कि हमने धूप में रखा हाथ और हमारे हाथ पे धूप पड़ी और जादू लाइट जली और फोटोसिंथेसिस हो गया, खाना बन गया, पेट भर गया हमारा, है ना, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो सिंपल सी बात है कि जब हमें खाना चाहिए और रेडीमेड खाना चाहिए, अब रेडीमेड खाने का मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड चाहिए, हम किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। अब आप कह सकते हो कि सर फ्रूट खा रहे हैं, देखो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, या तो ऑर्गेनिज्म पे या फिर ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट पे। ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया, आपने जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खा लिया, जैसे कि चिकन है ना, खा लिया, ओके। प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट अंडा, वो खा लिया। आपने प्लांट को उखाड़ा, प्लांट के पीसेस करे, उसको पका के खा लिया, आपने ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लिया। लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट, जैसे कि फ्रूट हो गया, तो फ्रूट एक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट है, प्लांट थोड़ा ना है फ्रूट, प्लांट का प्रोडक्ट है ना, तो आपने प्रोडक्ट खाया। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, या तो ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते, एनिमल्स क्या करते हैं, या तो ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, या फिर क्या कंज्यूम करते हैं, ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। उसको कंज्यूम कर लिया, तो इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ। मतलब अपना खाना खुद क्रिएट नहीं करना, दूसरे पे डिपेंड होना। अब ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वो एक अलग चीज है, बट द मेन थिंग इज दे डिपेंड ऑन दी अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। प्लांट या एनिमल पे डिपेंड करते हैं। अब आप कहोगे कि सर प्लांट और एनिमल के अलावा भी कुछ किसी और चीज पे डिपेंड कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हैं, लेकिन अगेन कंप्लीट न्यूट्रिशन जो उनको, उनकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो अगेन प्लांट और एनिमल से ही मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ये बेसिकली क्या मतलब है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का तरीका, ठीक है। तो मोड का मतलब क्या होता है,
मोड का मतलब होता है मेथड, मोड इज इक्वल्स टू मेथड। तो किस किस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर सकता है। मेजर देयर आर टू टाइप्स, और पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे पर्टिकुलर सिलेबस में अभी दो टाइप ही है और हम दो ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे 10th क्लास में बहुत ज़्यादा, हमें पीएचडी तो करनी नहीं है, राइट। सो ऑटोट्रॉफिक, अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब हमने पहले ही पढ़ रहा है, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉफिक का मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म। अब ऑटोट्रॉफिक अगर खुद का खाना बना रहा है तो भी ऑर्गेनिज्म हमने देखा दो तरीके के हो रहे हैं। सबसे पहला हमने देखा कि फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो का मतलब होता है जैसे आप फोटो लेते हो ना, सेल्फी लेते हो, तो सेल्फी डार्क में ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते ना। सेल्फी कभी भी डार्क में नहीं लिया सकते, थोड़ी सी आपको लाइट चाहिए, फ्लैश कैमरा चाहिए। तो फोटो का मतलब होता है बेसिकली लाइट। तो लाइट के बेसिस पे ऑटोट्रॉफिक, मतलब वो खुद खाना बना लेगा लेकिन लाइट चाहिए, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक। और ऑब्वियसली सनलाइट ही चाहिए। अगर आप बल्ब जला दोगे तो उसका फोटोसिंथेसिस चल सकता है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है। उसको क्लोरोफिल चाहिए टू प्रिपेयर द फूड। सो सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, प्लांट को CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, कुछ और भी चीज़ें होती है, ओके। तो ये तो प्लांट्स का केस है। अगर हम कहें कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि वो इस बार सनलाइट का यूज नहीं कर रहा, सनलाइट है नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्या कर रहा है इस बार, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो केमिकल्स का यूज कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का यूज करके वो अपना फूड बना रहा है, अपने आप बना रहा है। हम नहीं कर सकते ऐसा, हमें तो रेडीमेड फूड चाहिए। लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म क्या करने लगा, कोई बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, वो कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स का यूज कर रहा है, ये केमिकल लिया यहाँ से, ये केमिकल लिया यहाँ से, ये अलग से केमिकल लिया, उन तीनों चारों को मिक्स करके क्या करा, एक नया फूड बना दिया। तो दैट इज बेसिकली कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ओके, अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक पे। तो हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है अगेन कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, एनिमल्स या प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अब ये डिपेंड करता है वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से फूड को ले रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होलोजोइक, होलोजोइक जैसे कि हम है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं, मतलब अपने एलिमेंट्री के नाम में अपने माउथ में रखते हैं, उसको ब्रेक करते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में, मतलब उसको चबाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, है ना। उसको इतना छोटा कर देंगे कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके एंजाइम्स का यूज करके। तो बेसिकली इसमें ये ध्यान रखना है कि होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हैं और उसके बाद उसको सिंपल एब्जॉर्ब करने वाले फॉर्म्स में, एब्जॉर्ब करने वाले टुकड़ों तक तोड़ लेते हैं। और ऐसा काम करने के लिए वो एंजाइम्स का यूज करते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल अमीबा यूज करता है, जैसे कि हम यूज करते हैं एनिमल्स, है ना। अच्छा, अब आता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का सिंपल सा मतलब है डेड, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे अगर कोई फीड कर रहा है, जैसे कि वल्चर, है ना, जैसे कि फंगस, तो ज़्यादा सेप्रोफाइटिक। बैक्टीरिया भी आ जाता है इसमें, हमारे हमने यहाँ पे एग्जांपल फंगस लिखा है बट बैक्टीरिया भी आ जाएगा। फंगस ज़्यादातर सेप्रोफाइटिक होते हैं, ज़्यादातर, ठीक है, ओके। नाउ कम्स दी पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है या अंदर रहता है उसको बोलते हैं होस्ट। तो इसका मतलब ये है कि पैरासाइट नाम का एक ऑर्गेनिज्म है और वो होस्ट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? होस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों डिपेंड करेगा? जैसे मान लो आपके सिर पे, किसी के सिर पे, आप किसी के सिर पे जैसे जू लग रही है ना, हेडलाइस जिसको बोल देते हैं। तो वो जो हेडलाइस है वो स्किन के डेड सेल्स को कंज्यूम कर रही है, ठीक है। स्किन के सेल्स, हमारे जो स्काल्प है उसके सेल्स को कंज्यूम कर रही है। तो क्या वो हमारा फायदा कर रही है? नहीं ना, हमारे और स्किन को तो डैमेज ही कर रही है बेसिकली, जड़ों को, हमारे बालों को डैमेज कर रही है। तो बेसिकली ये जो पैरासाइट होता है ये होस्ट, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर या जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर है ना, तो उसको क्या करता है, डैमेज कॉज करता है। क्या करता है? डैमेज करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, डज नॉट किल। किल नहीं करता, मारेगा नहीं। अगर मार दिया तो खाना कैसे लेगा, है ना। तो अगर मार दिया तो खाना कैसे लेगा? तो पैरासाइट क्या करता है, होस्ट पे डिपेंड करता है कि भाई मैं यहाँ से नरिशमेंट लूंगा यहाँ से और सब काम करूंगा लेकिन इसको मारूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मार दिया तो फिर मैं खाना कैसे खाऊंगा? तो पैरासाइट इज समथिंग, इज अ ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म, और ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बस इनको हमने नाम दे दिए। तो जो डैमेज कर रहा है वो तो पैरासाइट हो गया, जिस पे डैमेज हो रहा है
उसका उसको नाम दे दिया होस्ट। ठीक है, तो इस केस में हेड लाइस वाले केस में हम होस्ट हैं, और जो हमारी सिर पे जो जू होती है वो हो गई पैरासाइट। ठीक है, जैसे लीच, लीच जो होती है खून चूसती है, तो खून चूस रही है लेकिन हमें किल तो नहीं कर रही ना, ठीक है, लेकिन हमें डैमेज तो कॉज कर रही है, तो लीच हो गई पैरासाइट और हम क्या हो गए अगेन, होस्ट हो गए, है ना। तो इस तरीके से ओके, तो वो हो गया पैरासिटिक। तो पैरासाइट्स लिव इनसाइड, या तो बॉडी के अंदर हो सकते हैं या हो सकता है बॉडी के बाहर। ठीक है, जैसे टेप वन हमारी बॉडी के अंदर रहता है, आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट, तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर है या ऊपर है वो हो गया होस्ट, एंड डराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, वहां से न्यूट्रिशन को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कसकटा या अमरबेल, देखो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कसकटा या अमरबेल का, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो एनसीईआरटी इज लाइक जस्ट लाइक योर होली बाइबल और गीता। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर लिखा है बेटा मुंह पीछे है तो मुंह पीछे है। ठीक है, सो एवरीथिंग कम्स बैक टू द ओरिजिनल थिंग कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर नोट्स में मैंने वही इंक्लूड करा है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे पहले वो एग्जांपल्स है जो आपके एनसीईआरटी में है, बाकी फिर मैंने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो कसकटा इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी, मस्ट, इसको याद रखना ही रखना है। फिर टिक्स भी दे रखा है आपकी, टिक्स मतलब बेसिकली कीड़े। लीच आपको पता ही है, टेप वर्म जो बिल्कुल एक वर्म होता है, बिल्कुल पतला सा टेप के जैसा होता है, दैट इज टेप वर्म। हेडलाइस मतलब जूम, है ना। तो ये सारे के सारे हैं। अच्छा, किसी किसी को अगर एंजाइम नहीं पता कि एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम का नेचर जो होता है ना प्रोटीन नेचर होता है, मतलब कि अगर आप एंजाइम को आप खोल के देखोगे एंजाइम है क्या, तो प्रोटीन होता है। अच्छा, ये करता क्या है, ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को हेल्प करता है होने के लिए, मतलब बायोलॉजिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, किसी भी लिविंग सिस्टम में, लिविंग सिस्टम मतलब कोई भी सेल हो सकता है, हमारी बॉडी हो सकती है, लिविंग होना चाहिए। तो क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह से काम करता है, कैटलिस्ट मतलब जो स्पीड बढ़ा दे, और बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, तो दैट्स वाई इसको बोला हमने बायो कैटलिस्ट और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इस वजह से। ठीक है, ओके, so that's it for today. We will continue with the autotrophic nutrition in the next video. Okay.